हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। हिंदी स्पेशल की सीरीज में हम लोगों ने समास को पढ़ लिया था और कारकों को भी पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो विराम चिन्ह हैं उनका हिंदी भाषा में क्या स्थान है, कितना महत्व रखते हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं हम विराम चिन्हों को। तो पहले अगर हम विराम चिन्हों के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विराम का अर्थ होता है आराम, ठहराव या विश्राम। ठीक है, वहीं अगर हम चिन्ह के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है? प्रतीक, निशान या संकेत। तो जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम जो ठहराव लेते हैं, जो विश्राम लेते हैं, वहां हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं बोलते समय। लेकिन जब हमें उसी बात को लिखना हो तो लिखते समय हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारा जो भाव है वो सही भाव ही स्थानांतरण हो। ठीक है, जैसे हम कहें कि रुको मत जाओ। ठीक है, वहीं अगर हम कहें रुको मत जाओ तो दोनों वाक्य एक ही हैं लेकिन दोनों के जो भाव हैं वो अलग हैं। क्यों है? केवल और केवल विराम चिन्हों के प्रयोग से, कि आपने विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किया है, कौन सा किया है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें क्या है, रुको मत जाओ, यहाँ पर आपको जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा वाक्य देखें, रुको मत जाओ, तो यहाँ पर क्या है, आपको जाने की अनुमति है। तो दोनों के भाव में अंतर है, केवल किसकी वजह से? विराम चिन्ह की वजह से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो विराम चिन्ह है इनसे प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, तो क्या है कि आपसे चिन्ह देकर नाम पूछ लेगा और नाम देकर आपसे चिन्ह पूछ लेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपसे ये चिन्ह दे दिया और पूछ रहा है कि विराम चिन्ह का नाम बताओ। तो आपको ऑप्शन दे देगा 4 ABCD। ठीक है, तो क्या है? निर्देश चिन्ह, लांघव चिन्ह, अवतरण चिन्ह या त्रुटि पद। तो इसका सही आंसर आपका है अवतरण चिन्ह। ठीक है, ये जो इसका नाम होता है ये होता है अवतरण चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है, आपसे चिन्ह देकर भी नाम पूछ लेगा या नाम देकर भी चिन्ह पूछ लेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये वाला जो चिन्ह है इसका नाम क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा ABCD। ठीक है, इसी तरह आपको ये वाला चिन्ह दे देगा और इसका भी नाम पूछ लेगा, या फिर ये वाला चिन्ह दे देगा और इसका नाम पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। वहीं आपको नाम दे देगा कि बताइए अल्प विराम जो है, अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है। ठीक है, और आपसे क्या होगा, वाक्य भी पूछ लेगा, कि वाक्य देकर भी पूछ लेगा कि बताइए यहाँ पर इसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा। जैसे हम कहें उसने कहा। ठीक है, क्या है? उसने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर की के स्थान पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, या एक ऑप्शन कोई और दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा यूज होगा, आपका अर्ध विराम, ये वाला। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, और आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि जैसे आपको वाक्य दे देगा कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। ठीक है, और लास्ट में आपसे ये पूर्ण विराम दे देगा, तो बताइए वाक्य में क्या त्रुटि है। तो यहाँ पर क्या है आपका, जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या है, कौन सा चिन्ह आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे विराम चिन्हों के बारे में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें विराम चिन्ह के बारे में, अल्प विराम की, तो जो अल्प विराम है इसका प्रयोग शब्दों में किया जाता है। ठीक है, और केवल 3 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो अल्प विराम है इसका प्रयोग हम शब्दों में करते हैं और केवल 3 बार ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन 4 दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्प विराम चिन्ह है इसका प्रयोग केवल और केवल कितने बार कर सकते हैं हम? 3 बार। 1 2 3। ठीक है, 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे 3 से ज़्यादा नाम लिखने हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि और लिख देंगे, तथा लिख देंगे, या लिख देंगे। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे आप। ठीक, अब दूसरा क्या है आपका, अर्धविराम। तो जो अर्धविराम है, अर्धविराम का मतलब होता है आधा ठहराव। ठीक है, क्योंकि विराम का मतलब क्या होता है, ठहराव, विश्राम या आराम। तो आधा ठहराव होता है अर्धविराम का अर्थ। और इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो हम कहाँ करते हैं? वाक्यांशों में करते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है
मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा या मैं स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो ये क्या है, दो वाक्यांश हैं। मैं स्टेशन पहुंचा, फिर आप थोड़ा सा ठहराव लेंगे, फिर आप बोलेंगे रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का। क्यों? क्योंकि अर्धविराम जो है वो वाक्यांशों के बीच में होता होता है। ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो क्या है, उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, दोनों वाक्यांश हैं और उनके बीच में हम किसका यूज करते हैं? अर्धविराम का। वाक्यांश क्या होते हैं? जो वाक्य के जो छोटे से अंश होते हैं उनको हम वाक्यांश बोलते हैं। ठीक है। और अगला क्या है? अपूर्ण विराम। जो अपूर्ण विराम होता है ये विसर्ग जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शीर्षक में करते हैं। ठीक है। जैसे जो प्रतियोगिता होती है विद्यालयों में, उसमें क्या होता है, ये बहुत ही चर्चित टॉपिक होता है ये वाला, कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, क्या है? अपूर्ण विराम है। जो अपूर्ण विराम होता है वो शब्द से थोड़ा दूर लगता है। ठीक है। और जो विसर्ग चिन्ह होते हैं ये शब्द के बिल्कुल पास में लगते हैं। जैसे अगर हम कहें प्रायः, तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह है वो पास लगेंगे। और अगर हम, जो अपूर्ण विराम होता है वो शब्द से दूर लगते हैं। जैसे आप विज्ञान में देख सकते हैं कि ये लिखा है आपका विज्ञान और यहाँ पर इतने दूर लगा है आपका अपूर्ण विराम। ठीक है। तो ये अंतर होता है आपका विसर्ग में और अपूर्ण विराम में, तो आपको याद रखना है। इसी तरह क्या है आपका टॉयलेट एक प्रेम कथा। ठीक है। तो ये क्या है, शीर्षक में यूज होता है, विज्ञान का शीर्षक है। ठीक है। इसी तरह टॉयलेट है। इसी तरह क्या है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। तो ये आपको याद रखना है। ये कौन सा चिन्ह होता है आपका? अपूर्ण विराम होता है। और ये कहाँ पर यूज होता है आपका? शीर्षक में। ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है शीर्षक में। ठीक है। या फिर आपको शीर्षक दे के पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्या है आपका? पूर्ण विराम। तो जो पूर्ण विराम तो आपको पता ही होगा, जो पूर्ण विराम है वो किसी कथन के, वाक्य के या बात की समाप्ति पर वाक्य के अंत में होता है। जैसे हम कहें कि तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर हमारी बात कंप्लीट हो गई है, तो इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे? अब क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि वह स्कूल जाता है, तो हमारी बात जो है वो पूरी हो गई, वाक्य जो था वो पूरा हो गया, तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है। ताकि अगले व्यक्ति को पता चल जाए कि उसने अपनी बात पूरी कर दी है। ठीक है। अब अगर हम योजक चिन्ह की बात करें, तो योजक चिन्ह जो होते हैं वो शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है। जैसे माता पिता, माता पिता को क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। रात दिन, गुरु शिष्य, तो ये क्या है, योजक चिन्ह प्रयोग होता है। योजक चिन्ह जो शब्दों के बीच में लगा है दोनों के, ये आपको जब हमने द्वंद्व समास पढ़ाया था तब भी हमने बताया था कि जो योजक चिन्ह होता है वो शब्दों को जोड़ने या अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और वहीं अगर हम लोप चिन्ह की बात करें, तो लोप का मतलब होता है छिपाना। ठीक है। क्या होता है? छिपाना। यानी कि जो असभ्य शब्द होते हैं उनका लोप करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमें किसी को असभ्य शब्द लिखकर भेजना हो तो क्या करते हैं लोग बाग? तू बहुत, इसमें क्या है, 3 क्रॉस लगाते हैं हम केवल। कितने क्रॉस लगाएंगे? केवल 3। तू बहुत 3 क्रॉस है। अब उसको जो कुछ समझना होगा वो समझ लेगा, कुत्ता है, जो कुछ भी है। ठीक है। उसे जैसी गाली पसंद हो वो अपने हिसाब से चुन लेगा। ठीक है। अगला क्या है आपका? लांघव चिन्ह। लांघव का मतलब होता है छलांग मार जाना, यानी कि लांग जाना किसी भी चीज को। ठीक है। जैसे आपका बीए लगा है, तो बीए क्या है, आपने पूरा शब्द ना लिखकर उसको संक्षेप में लिख दिया। ठीक है। तो जो लांघव चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे डॉक्टर आप पूरा ना लिखकर ऐसे लिख देते हैं। ठीक। और वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो आप ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, आपने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि पूरा न लिखकर आपने आधा लिखा, यानी कि आप लांग गए। ठीक है। ऐसे ही आपका दिल्ली पुलिस हो जाएगा। ठीक है। दिल्ली पुलिस को आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, लांघव चिन्ह है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लांघव चिन्ह का जो काम होता है वो क्या होता है, शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, और ये होता है आपका लांघव चिन्ह। ठीक। अगला क्या है आपका? अवतरण चिन्ह। जो अवतरण चिन्ह होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इकहरा और दुकहरा। और जो इकहरा होता है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? किसी की पुस्तक का नाम बताने में। जैसे कि आपका कामायनी है, गोदान है, और भी जो पुस्तक है उनका नाम बताने के लिए हम इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है।
या फिर किसी कवि या लेखक का उपनाम बताने के लिए भी हम इकहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो कवि हैं, उनका नाम, उनका जो उपनाम है वो क्या है, निराला है। तो उनको उपनाम को बताने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अवतरण चिन्ह का, लेकिन कौन से, इकहरा चिन्ह का। ठीक है। अगला क्या है आपका, दुकहरा चिन्ह। जो दुकहरा चिन्ह होता है वो कहाँ पर यूज होता है, किसी फेमस व्यक्ति या महापुरुष के द्वारा कोई बात कही गई हो तो उसको हम दुकहरा चिन्ह में लिखते हैं। ठीक है। जैसे जितने भी नारे हैं आपके, ठीक है, वो सभी किस में लिखे जाएंगे, आपके दुकहरा चिन्ह में। जैसे इंकलाब जिंदाबाद है, दिल्ली चलो, है ना, सत्यमेव जयते, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, करो या मरो, जितने भी ये नारे हैं आपके दुकहरा चिन्ह में लिखे जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका अवतरण चिन्ह। ठीक। अब अगले अगले चिन्ह की अगर हम बात करें तो क्या है, निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह का प्रयोग हम निर्देश देने में करते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, आप ऐसे लाइन भी खींच देते हैं या एरो दे देते हैं। ठीक है। या फिर स्टार भी बना देते हैं। ठीक है। या फिर 1 2 3 A B C आदि लिख देते हैं। ठीक। तो ये आपके क्या है, निर्देशन चिन्ह, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है आपका, विवरण चिन्ह। यानी कि किसी भी चीज़ का विवरण देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपका विवरण चिन्ह कैसा होता है, यहाँ पर आप दो बिंदी लगाएंगे और एक ऐसी लंबी रेखा। जैसे आप पता लिखते हैं तो पता लिखने के बाद आप क्या करते हैं, दो बिंदी लगाते हैं और एक रेखा। तो यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे अपना विवरण कि आपका गली का नाम क्या है, मकान नंबर क्या है, मोहल्ला क्या है। ठीक है। तो ये क्या है, आपका विवरण चिन्ह हो गया। इसी तरह आप नोट में लिखते हैं। ठीक। अगला है आपका विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह आप जानते ही हैं। ठीक है। जैसे प्रातः है, अतः है, पुनः है, प्रायः है, तो ये क्या है, आपका विसर्ग चिन्ह है। ठीक है। और अगला क्या है आपका, अनुस्वार चिन्ह। जो अनुस्वार चिन्ह होता है वो कैसा होता है, ये एक बिंदी और नीचे रेखा। ठीक है। एक लाइन के ऊपर बिंदी। तो जो अनुस्वार चिन्ह होता है वो अनुनासिक वर्णों के स्थान पर आता है। ठीक है। अनुनासिक वर्ण आपके कौन से होते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक है आपका गे, ठीक है, य, ण, न और म, ज्ञ यणनम। ठीक है। ये क्या है, अनुनासिक वर्ड हैं आपके, जो कि नाक से बोले जाते हैं। ठीक है। तो इनके स्थान पर हम क्या करते हैं, अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संसार है, संविधान है, मयंक है, मंगल है। ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुस्वार चिन्ह। ठीक। अगला क्या है आपका, हलंत चिन्ह। तो जो हलंत चिन्ह होता है वो शब्द वर्ड के नीचे एक तिरछी रेखा होती है, जो किस लिए लगाई जाती है, ताकि हम व्यंजन को आधा कर सकें। क्योंकि बहुत सारे व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको आप आधा नहीं लिख सकते हैं। जैसे जैसे आपका टा हो गया, है ना, ठा है, और दा हो गया आपका। ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे वर्ड हैं जिनको आप आधा नहीं लिख सकते। अगर आपको आधा लिखना है तो आपके नीचे क्या है, हलंत लगाना होगा। ठीक है। जैसे आपको मिट्टी लिखना है तो क्या है, आपने ये लिख दिया, नीचे हलंत लगा दिया। ठीक। तो ये हो गया आपका हलंत चिन्ह। किस लिए यूज होता है आपका, जो वर्ड होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, उनको आधा लिखने के लिए। ठीक। एक तिरछी रेखा होती है ये। ठीक है। और अगला क्या है आपका, रेखांकित चिन्ह। तो रेखांकित चिन्ह का प्रयोग शब्द के नीचे करते हैं। जैसे हम जो पद्यांश होते हैं उनमें पूछ लेता है कि बताइए रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है। या रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, जो जिस शब्द के नीचे रेखा कर देगा उसी शब्द के बारे में बताना पड़ता है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है। अगला है आपका रिक्त स्थान चिन्ह। तो जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, कि जो रिक्त स्थान होता है उसमें हमें उनकी पूर्ति भरना पड़ता है उनको। तो रिक्त स्थान का चिन्ह जो क्या होता है, रेखा के यहाँ पर आपका लिखा रहेगा और यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट करके रहता है। ठीक है। नीचे रहता है, जो बीच में नहीं होता है, कहाँ होता है, नीचे, यहाँ पर। ठीक। तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान चिन्ह। अगला क्या है आपका, आवृत्ति चिन्ह या पुनरावृत्ति चिन्ह। यानी कि जब कोई शब्द बार बार आता है तो हम पूरा वही शब्द न लिखकर हम आवृत्ति चिन्ह लगा देते हैं। आवृत्ति चिन्ह कैसा होता है, ऐसा दो चिन्ह होते हैं ऐसे। ठीक है। आपने यूज किए होंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, अब यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा लिखना है और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है, तो ये तो अलग अलग हैं। तो हमने क्या लिख दिया, व्यक्तिवाचक लिख दिया और संज्ञा के नीचे हम पुनरावृत्ति चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह भाववाचक है, संज्ञा के नीचे हम फिर से पुनरावृत्ति चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपका पुनरावृत्ति चिन्ह। ठीक। ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, समाप्ति चिन्ह। यानी कि जो समाप्ति चिन्ह होते हैं वो किसी भी पाठ के, या जो आप कॉपी वगैरह लिखते हैं एग्जाम में, तो जब आपके जो प्रश्न होते हैं वो पूरे हो जाते हैं तो आपको लास्ट में समाप्ति चिन्ह लगाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने जो कुछ भी लिखना था आप लिख चुके हैं एग्जाम। ठीक है। उससे क्या है, आपको थोड़ा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है।
ठीक है। जैसे जो समाप्ति चिन्ह होते हैं वो कैसा होता है, ये एक रेखा हो जाएगी, फिर एक बिंदी, फिर एक रेखा, फिर एक बिंदी, फिर एक रेखा, फिर एक बिंदी, ठीक है, ऐसे होता है। या फिर एक छोटी रेखा, फिर बड़ी रेखा, फिर बड़ी रेखा, ये होता है आपका क्या, समाप्ति चिन्ह। ठीक। अगला क्या है आपका, अर्धचंद्र बिंदु। तो जो अर्धचंद्र बिंदु होती है वो कैसी होती है, ये अर्धचंद्र हो गया और ये क्या है आपकी बिंदु। तो जो अर्धचंद्र बिंदु है इसका प्रयोग हम हिंदी के शब्दों में करते हैं, जैसे क्या है, आंख है, दांत है, चांद है आदि। तो ये क्या है, अर्धचिन्ह है इनके ऊपर। ठीक है। जब आप तत्व तत्सम पढ़ेंगे तो ये एक ट्रिक होगी कि जिनके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु होगी वो सभी किसके, कौन से शब्द होंगे, आपके तद्भव शब्द होंगे। ठीक है। और अगला क्या है आपका, अर्धचंद्र। तो अर्धचंद्र क्या होता है आपका, ये। ठीक है। तो इसका प्रयोग हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे आपका कॉफ़ी हो गया, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, बांस है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, अर्धचंद्र। ठीक है, विराम चिन्ह। तो जो अर्धचंद्र होते हैं वो क्या है, विदेशी भाषा होते हैं, अर्थात जिनके ऊपर अर्धचंद्र लिखा होता है वो विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है। अब अगला क्या है आपका, नुक्ता चिन्ह, आगत चिन्ह या बिंदु तल। नुक्ता चिन्ह क्या होते हैं, किसी भी शब्द के नीचे जो छोटी सी बिंदी लिख देते हैं, जैसे ये क्या हो गया, वजीर, सफ़र, मुजफ्फरनगर। तो इनके नीचे जो छोटी छोटी बिंदी रखी हैं वर्णों के नीचे, उनको हम नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, या आगत चिन्ह बोलते हैं, या फिर बिंदु तल चिन्ह। ठीक है। नुक्ता चिन्ह इसलिए जो आगत चिन्ह है इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विदेशी भाषा से आए हैं, जो आपकी अरबी और फारसी भाषा है उनसे लिए गए हैं। ठीक है। और बिंदु तल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बिंदु है वो शब्द के नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको पता ही होगा कि जो वाक्य होता है उसके लास्ट में लिखते हैं जब किसी वाक्य में हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है। जैसे हम कहें आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, तो वाक्य के लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज़ करेंगे। ठीक। अगला क्या है आपका, संबोधन चिन्ह। तो जो संबोधन चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आश्चर्य को बताने में, शोक, हर्ष, घृणा, आशीर्वाद और संबोधन आदि शब्दों में करते हैं। ठीक है। जैसे आपसे कह देगा शाबाश, तो आपको शाबाश के नीचे क्या, शाबाश के पीछे क्या है, ये संबोधन चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। हाय रे, तो यहाँ पर क्या है, संबोधन चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है। और आपको मतलब खुशी हो रही है तो आप कहोगे वाह, तो ये क्या है, संबोधन चिन्ह। ठीक है। या फिर आशीर्वाद की बात करें तो जीते रहो, तो क्या है, जीते रहो, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, संबोधन चिन्ह लगा देंगे। या फिर संबोधन है, जैसे किसी को बुलाते हैं हे, ओ। ठीक है। तो ये क्या है, संबोधन चिन्ह हो गया आपका। ठीक। अब अगला क्या है आपका, त्रुटि पद या काक पद। ठीक है। तो त्रुटि पद, काक पद, हंस पद या विस्मरण चिन्ह, इसके ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। और जो त्रुटि पद का साइन होता है, चिन्ह होता है, वो कैसा होता है, ये होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, राम, श्याम, मोहन तीन थे। तो यहाँ पर क्या है, हम कुछ लिखना भूल गए, यानी कि त्रुटि हो गई है। ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। और लिख देंगे चार भाई थे। ठीक है। तो अब ये वाक्य पूरा हो गया। तो त्रुटि पद जो होता है वो, अगर कोई वाक्य में त्रुटि हो जाती है, आप लिखना भूल जाते हैं, तो आप ये चिन्ह लगाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगर ये आप चिन्ह नीचे लगाएंगे तो आपको शब्द नीचे लिखना पड़ेगा, और शब्द ये चिन्ह जो है अगर आप ऊपर लगाएंगे तो आपको शब्द भी ऊपर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो लिख देते हैं हिंदी में ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, या ऐसे लगा दें, तो ये गलत होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या है सही, ये। ठीक है, लैम्डा की आकृति का। ठीक है। अगला क्या है आपका, कोष्टक चिन्ह। तो जो कोष्टक चिन्ह होता है ये दो तरीके के होते हैं, ये होता है छोटा कोष्टक और ये है आपका बड़ा कोष्टक। तो छोटे कोष्टक में क्या लिखते हैं आप, छोटे संख्या लिखते हैं, जैसे रोमन वाली होती है ये एक, है ना, दो, ये सभी आप क्या लिखेंगे, छोटे वाले कोष्टक में लिखेंगे। और या फिर आप ABCD लिखेंगे तो आपको छोटा ए या छोटा बी, ठीक है, तो आप ये किस में लिखेंगे, छोटे कोष्टक में। अगर आप बड़ी संख्या लिखेंगे तो फिर आप बड़ा कोष्टक लेंगे, जैसे एक, ठीक है, और दो हो गया। या फिर ABCD लिखेंगे तो क्या है, ए और बी। तो आपको याद रखना है कि अगर आप बड़ा संख्या लिखेंगे तो आपको बड़ा कोष्टक लेना है, अगर आप छोटी संख्या लिखेंगे तो आपको छोटा कोष्टक लेना है। ठीक है। अगला क्या है आपका, तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह क्या होता है, ये बराबर वाला। ठीक है। ये कहाँ पर यूज करते हैं, शब्द के अर्थ को बताने में। जैसे मयंक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा, तो यहाँ पर हमने तुल्यता चिन्ह का यूज किया है। इसी तरह है आपका क्या है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का क्या मतलब होता है, उत्तम।
तो श्रेष्ठ का अर्थ बताने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, तुल्यता चिन्ह का। ठीक है, तो ये हो गए आपके विराम चिन्ह। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।